इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने पिंपल्स, जिन्हें हम कील मुहासे भी कहते हैं। आखिर ये एक्ने पिंपल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनके लिए इलाज कराना चाहिए, क्या ये दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कितने समय तक इसका इलाज कराना पड़ता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चैनल पर अगर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप आसानी से देख सके। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेडिकल टर्म में कॉमनली इसे एक्ने कहा जाता है। एक्ने के स्टार्ट होने का जो समय होता है वो टीन एज से लेके लगभग 13 से 14 साल की उम्र में ये शुरुआत हो जाती है, जो कि 25 से 26 साल तक की उम्र में ये देखा जाता है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में कभी कभार ये कुछ महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है कि 30 से 40 की उम्र में भी ये एक्ने पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें लेट ऑनसेट या हार्मोनल एक्ने भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं ये एक्ने कैसे बनते हैं। तो ये एक्ने बनते हैं स्किन के पोर्स में। तो क्या क्या होता है इसमें, ये जान लेते हैं। तो बेसिकली इसमें हेयर फॉलिकल होता है, हेयर शाफ्ट होता है, ऑयल ग्लैंड्स या जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो ऑयल को सिक्रेट करती हैं, और इसके सराउंडिंग्स ये स्किन में ये होता है। अब हमारे शरीर में जो भी स्वेट या पसीना होता है या ऑयल सिक्रीट होता है, उसे बाहर निकालने के लिए ये पोर्स की आवश्यकता होती है, और इन्हीं पोर्स के माध्यम से ही ये सारा जो मटेरियल है वो हमारी स्किन पर आकर इकट्ठा होता है। तो जो ये स्किन के पोर्स होते हैं, बेसिकली ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्र के माध्यम से हमारा सीबम या स्वेट ये बाहर आता है, और इन्हें अच्छी तरह से काम करने के लिए ये छिद्र हमारे खुले होना जरूरी है, यानी कि पोर्स को ओपन रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब ये पोर्स क्लॉग बना लेते हैं, यानी कि एक तरह से उसका रास्ता बंद कर दिया जाए, तो जिसे हम पोर्स की क्लॉगिंग कहते हैं, जो कि कई कारणों से देखी जाती है, तब इसके फंक्शन अफेक्ट होते हैं। यानी कि जो सीबम स्वेट जो भी मटेरियल है, डेड स्किन सेल्स है, ये सारी चीजें स्किन से ऊपर यानी कि सरफेस पर नहीं आ पाती हैं, अंदर ही रह जाती हैं पोर्स में ही। उस कारण से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं और ये एक्ने बनने की शुरुआत होती है। तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये पोर्स क्लॉगिंग कर सकते हैं। तो पहला है ओवर एक्टिव सिबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि जब हमारी सिबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं, तो ये ऑयल ज्यादा सिक्रीट होने के कारण ये पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं, क्लॉगिंग कर देती हैं, जिसके कारण जो स्किन की डेड सेल्स होती हैं वो भी इसी मटेरियल में जाके फंस जाती है, चिपक जाती है। और होता क्या है कि हमारी स्किन का जो रीजनरेशन होता है कि नई सेल्स बनती हैं, और जो पुरानी होती हैं वो डैमेज सेल्स, डेड सेल्स वो ऊपर आती रहती हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है हमारी स्किन की हेल्दी रखने का। ये डेड सेल्स जो है तो ऊपर आती हैं, और धीरे धीरे नई सेल्स जो बनती हैं वो वापस से उसको रीजनरेट करती रहती हैं और हेल्दी स्किन बनाती रहती हैं। तो ये जो डेड सेल्स होती हैं, तो क्या हुआ, सिबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है, और उसी ऑयल में ये क्लॉगिंग हो रही है, डेड सेल्स भी फंस रही हैं। तो एक तरह से वो जो पोर्स का जो रास्ता है वो जाम होने लगता है, जिसे हम क्लॉगिंग कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि डस्ट है, तो जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है उसके साथ ये भी चीजें ज्यादा चिपक जाती हैं, और चिपकने के कारण ये पार्टिकल्स भी क्लॉगिंग का एक रीजन बनाते हैं। कई बार अगर मेकअप यूज करना पड़ रहा है, और मेकअप लंबे समय तक या रात भर अगर आपने यूज किया, जैसे कि स्पेशली फाउंडेशन है, कुछ क्रीम्स, टेल्कम पाउडर है, तो ये भी जो रोम छिद्र है, जिन्हें पोर्स कहते हैं, उनको ये ब्लॉक करके रख सकते हैं, क्लॉगिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सारा जो जड़ होता है, इसका रूट कॉज है वो है पोर्स का ब्लॉक होना। तो इनको ओपन रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए जरूरी होती है कि 30 मिनट्स टू 1 आवर्स के लगभग आप एक्सरसाइज करें, जिसके कारण से स्ट्रेचिंग होती है पोर्स की, और स्वेटिंग होती है, सीबम निकलता है। और क्लीन करें स्किन के सरफेस को, आप अच्छे से क्लीन करें, वॉश करें, और साफ टॉवेल यूज करें। दिन भर में 2 या 3 बार अपने फेस वॉश से, जेंटल फेस वॉश से, यानी कि बहुत एब्रेसिव नहीं होना चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, इस तरह का मटेरियल यूज करें, मॉइस्चराइजर यूज करें। तो ये काफी हद तक पोर्स को एक्टिव करके रखता है। दूसरा, जो ये पोर्स है इनको एक्टिव रखने के लिए, इनको ओपन रखने के लिए करीब हफ्ते में एक बार आप क्ले मास्क, यानी कि मिट्टी का एक लेप होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, और उसे फिर धो सकते हैं, जिसके कारण भी आपके जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे।
और लेस देन 30 एसपीएफ वाला जो है सनस्क्रीन आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, जो कि आपके सन एक्सपोजर से होने वाले डैमेज से आपको बचा सकता है। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनके द्वारा आप अपने पोर्स को एक्टिव रख सकते हैं, हेल्दी बना के रख सकते हैं। लेकिन जब इसके बाद भी आपके एक्ने पिंपल्स की ग्रोथ बढ़ रही है, बहुत ज्यादा सीवियरिटी बढ़ती जा रही धीरे धीरे करके, तब उस कंडीशन में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने पर क्या-क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या-क्या कॉजेज होते हैं और कितने टाइप के एक्ने होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो एक्ने की पैथोफिजियोलॉजी होती है, वो मुख्यतः 4 फैक्टर्स पर ये काम करती है, जिसमें कि है पहला हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, दूसरा है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, जिसमें कि एब्नॉर्मल सीडिंग ऑफ हेयर सेल्स होती है। इसके अलावा ये प्रोपियोनिक एक्ने बैक्टीरियम के कारण भी होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन फैला देता है, चौथा रीजन है। और इन्फ्लेमेशन के कारण ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के कारण से ये एक्ने का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। पहला है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि टीन एज में ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं, तो ये इनका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेबेसियस ग्लैंड्स में इसका असर होता है। सेबेसियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं और ज्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं, और ये लगभग टीन एज में सबसे ज्यादा देखा जाता है। कई बार महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये कारण बनाते हैं, सेबेसियस ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने के कारण। और ये सेबेसियस ग्लैंड जब ओवर एक्टिव होती है, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से क्लॉगिंग होती है। अब एक्सेस ऑयल सिक्रीट होने की वजह से जो फॉलिकल की शीडिंग, यानी कि हेयर फॉलिकल की जो आउटर लेयर होती है, जिससे फॉलिकल की डेड सेल्स एंड ऑयल्स दोनों मिलकर क्लॉग फॉर्मेशन बनाते हैं और यही पोर की ओपनिंग को बंद कर देते हैं। इस स्टेज को कोमेडॉन फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये कोमेडॉन दो टाइप के होते हैं, जो कि ओपन कोमेडॉन और क्लोज्ड कोमेडॉन के रूप में डेवलप हो जाते हैं। अब जो ये क्लॉग यानी कि ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स का कॉम्प्लेक्स अगर स्किन की परत के नीचे से पोर को बंद करता है, तब इसे क्लोज कोमेडोन कहते हैं, और ये अगर स्किन की परत से थोड़ी ऊपर बंद करता है, तब इसे ओपन कोमेडोन कहते हैं। ओपन कोमेडोन दिखने में थोड़ा ब्लैक कलर का दिखता है, जबकि क्लोज कोमेडोन को व्हाइट कोमेडोन भी कहा जाता है। तो ये जो कोमेडोन होता है, ये एक्ने का एक प्राइमरी लेजन है, यानी कि इसकी पहली शुरुआत होती है, और यही कोमेडोन आगे चलकर पेप्यूल्स और पुस्ट्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसे हम पिंपल्स के रूप में जानते हैं। तो कोमेडोन का मतलब ये हो गया कि जो डेड सेल्स हैं, वो आपके ऑयल्स के साथ मिक्स होकर ये क्लॉग बना चुकी हैं। अब ये जो कंडीशन होती है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है, जिसे हम प्रोपियोनोबैक्टीरियम कहते हैं, और ये इस कंडीशन में ये ग्रो होने लगता है, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, एक यानी कि एक तरह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने लगता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन का भी कारण बना देता है, जिसके कारण से वहां पर बम्स टाइप के स्ट्रक्चर भी डेवलप होने लगते हैं। जो ये बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण से रेडनेस होती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और उभरा हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि दो टाइप से हो सकता है, जिसे हम रेड बम्स और येलो बम्स कहते हैं। तो रेड बम्स में ये पेप्यूल्स डेवलप होते हैं, और येलो बम्स से एक तरह से देखा जाए तो पीला रहता है, जिसमें कि पस फॉर्मेशन भी होता है, और इसे हम पोस्ट्यूल कहते हैं। तो ये दो टाइप से हो गए, पेप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स। जहां पर भी इंफेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, यानी कि खुद से ठीक करने की क्षमता होती है। तो अगर बॉडी आपके अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका वो नेचुरल जो प्रोसेस है वो अच्छा काम करता है, तो ये जो केमोडेन होते हैं, ये कुछ समय बाद, यानी कि जिसे हम कील के रूप में जानते हैं, कुछ समय बाद सूख जाती है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी किसी को ये एग्रेसिव फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सीवियरिटी बढ़ रही है, पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स जो है तो साइज में बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण से ये मोटे दाने यानी कि पेनफुल नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन नोड्यूल्स को अगर पस ज्यादा आ जाता है, तब इसे पस फिल्ड सिस्ट भी कहते हैं। एक्ने की इस स्टेज को कहा जाता है नोडुलोसिस्टिक एक्ने, और ये एक्ने पिंपल्स की सबसे सीवियर फॉर्म होती है, और इन्हीं के कारण एक्ने स्कार्स, ब्लैक हेड्स बनने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। एक्ने पिंपल्स होने के और भी दूसरे कारण होते हैं, जिनमें कि देखा जाए तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है, क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड्स कई बार हमारी डाइट पर भी डिपेंड करती है एक्टिव। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, जंक फूड खाते हैं, इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते हैं, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी का रहा है, या बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, वर्कलोड में रहते हैं, स्वेटिंग वाले एरिया में ज्यादा रहते हैं, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं, और फ्रिक्शनल मेकअप की जरूरत ज्यादा जहां पर ज्यादा होती है, एब्रेसिव मटेरियल्स ज्यादा यूज होते हैं, तो उस कारण से भी ये एक्ने पिंपल्स डेवलप हो सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि एक्ने की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि स्किन पोर्स में जब ये ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि क्लॉगिंग कर देते हैं,
उसके कारण से क्या होता है कि कोमेडोन बनता है, जिसे हम कील कहते हैं। ये कील रेड बम्प्स पोप्यूल्स या येलो बम्प्स पोस्ट्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनमें बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, जिसके कारण से नोड्यूल्स और फिर इनमें पस फिल्ड सिस्ट बन जाता है और फाइनली फाइनली इन्हें नोडुलोसिस्टिक एक्ने कहा जाता है। अब ये कोमिडोन से नोडुलोसिस्टिक लेवल तक आने में लगभग 2 से 3 साल लग जाता है। यानी कि शुरुआत में जब लोगों को शुरुआत होती है पिंपल्स की, तो कई बार ये दाने निकलते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चल रहे हैं या टॉपिकल ट्रीटमेंट आपने लिया और उसके बाद दोबारा बढ़ रहे हैं, तब ये फिर धीरे-धीरे सीवियरिटी बढ़ जाती है, जिसमें कि लगभग 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। तो फिर जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपका डायग्नोज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो इन्हीं स्किन के जो दाने होते हैं, उनकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली इसे जज करते हैं, जो कि कई ग्रेड में पाया जाता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जो कि उनके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली देखा जाता है, सीवियरिटी की अकॉर्डिंगली देखा जाता है। जैसे कि ग्रेड 1 को कोमेडोन कहा जाता है, ग्रेड 2 में अगर कोमेडोन के साथ कुछ लाल या पीले दाने हैं, ग्रेड 3 में अगर कोमेडोन संख्या में ज्यादा है और एकाध बड़े दाने यानी कि नोड्यूल सिस्ट बनते हैं, तो ग्रेड 3 में आ जाता है। और पेप्यूल्स और पस्टूल्स और नोड्यूल सिस्ट ये सब कुछ ज्यादा संख्या में हो जाते हैं, तब इसे ग्रेड 4 या सीवियर फॉर्म में इसे समझा जाता है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है, इन्हीं की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली किया जाता है, जो कि हम आगे जानेंगे। एक्ने की एक और स्पेशल कंडीशन होती है, जिसे हम एडल्ट ऑनसेट एक्ने या हार्मोनल एक्ने या लेट ऑनसेट एक्ने भी कहते हैं, जो कि कई बार ये हार्मोनल इसका जो रीजन होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वैसे तो हार्मोनल एक्ने एसोसिएटेड होते हैं प्यूबर्टी से, लेकिन कई बार ये महिलाओं को अफेक्ट करता है, जिसमें कि 50% जो वुमेन होती हैं, वो लगभग 20 से 25 साल तक अफेक्टेड होती हैं, लेकिन 25% महिलाओं में ये लगभग 40 से 49 साल तक के बीच में ये भी देखा जाता है। तो हार्मोनल एक्ने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में ज्यादा होता है, लेकिन जब ये फीमेल में भी बहुत ज्यादा होने लगता है, तब ये फीमेल को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कई बार ये फीमेल्स या महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो शुरुआती समय में जो काफी चेंजेस दिखते हैं हार्मोन के लेवल में, जैसे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में इंक्रीज होना, ये भी सेबेसियस ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव कर सकती हैं, जिसके कारण से ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या फिर ओसीएस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, या फिर कई मेडिकल कंडीशन जैसे कि पीसीओडी है। तो ये सब कारण भी हार्मोनल एक्ने का बना सकते हैं। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये हार्मोनल एक्ने है? तो उसके लिए कुछ सिम्पटम्स या कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो नॉर्मल एक्ने का ट्रीटमेंट होता है, जब वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यानी कि अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट बंद करने के बाद विद इन 15 डेज 10 टू 15 डेज में ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में दोबारा आ जाता है। ये जो एक्ने पिंपल्स होते हैं, ये लंबे समय से बने रहते हैं, लगभग 4 टू 6 ईयर्स में। और ये जो जॉ लाइन होती है, यानी कि लोअर चीक्स के पास, यहाँ पर ये गांठ जैसे बन जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े साइज में ये पोस्ट्यूल या नोडुलर स्ट्रक्चर के जैसे ये डेवलप होने लगते हैं, जो कि काफी बड़े और कड़े गांठ समान ये पिंपल्स फोड़े जैसे दिखने लगते हैं। या फिर कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि पीसीओडी है, या फिर प्री मेंसेस फ्लेयर, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के पहले पिंपल्स बिगड़ जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही समय बीत जाता है वो फिर नॉर्मल होने लगते हैं। या फिर कोई वुमेन ओबेज है, यानी कि वेट ज्यादा है, तो ये अगर साथ में कंडीशंस हैं, तो फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते एक्ने माना जाता है। तो हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या क्या इसमें दिया जाता है? तो इसका जो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है वो टॉपिकल, ओरल और प्रोसीजरल थेरेपी के अकॉर्डिंगली होता है। टॉपिकल में जिसमें कि रेटिनॉइड्स आते हैं और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आती हैं। ओरल थेरेपी में एंटीबायोटिक्स होती हैं, ओरल रेटिनॉइड्स आते हैं और हार्मोनल थेरेपी होती हैं। और प्रोसीजरल थेरेपी में लेजर, एमएनआरएफ, पीआरपी और पील्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो हम टॉपिकल रेटिनॉइड्स की अगर बात करें, तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एडापेलिन और रेटिनॉइड्स। इन्हें पी साइज यानी कि मटर के दाने के समान मात्रा में लेके इसे केवल रात में ही लगाया जाता है, और स्पेशली जहां पर पिंपल्स है या पिंपल्स के एरिया में ही इसे अप्लाई किया जाता है। इसे नॉर्मल क्रीम की तरह है मसाज के रूप में नहीं लगाया जाता है। इसे हमेशा बहुत ही जेंटली जहां पर पिंपल्स है वहीं पर लगाया जाता है, क्योंकि इस क्रीम के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि स्किन को ड्राई कर देता है। होंठों के पास अगर है तो ये होंठ को बहुत ज्यादा ड्राई कर सकता है, स्किन आपकी फट सकती है,
इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकता है, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब जो ये टॉपिकल जेल या क्रीम होती हैं, ये कई बार सिंगल या कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन हो गई, या फिर एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन है, और कई बार बेंजोइल पेरोक्साइड जो कि एक तरह से एंटीबायोटिक प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों का काम करती है। तो ट्रेटिनोइन प्लस क्लिंडामाइसिन कॉम्बिनेशन में जो ब्रांड्स आते हैं, जो पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि रेटिनो एसी, फिर है सुपाट्रीट सी, एसी सॉल्व सी, नेक्सरेट सी, और ट्रेटिनोइन एलोन की अगर बात करें तो इसमें ट्रेटिन है, रेटिनो ए है, ट्रेटिडिन है, और ट्रेटिनेक्स है। बेंजोइल पेरोक्साइड की अगर बात करें तो इसमें परसोल एसी है, परनेक्स एसी है, बेंजेक एसी है, और बेंजोइल पेरोक्साइड प्लस क्लिंडामाइसिन के कॉम्बिनेशन में परकोलिन है, एक्लिन है, और क्लीन रोज। एजिथ्रोमाइसिन क्रीम में है एराजिट, एरिसिल, फिर है एजिथ्रोमाइसिन जेल में है एजीफास्ट, जिथ्रोटॉप, और टॉपमाइसिन। एडापेलिन जेल में जो आती हैं, एडाफेरिन जेल है, डेरिवा एमएस है, एक्वस जेल, एपी जेल, और एडलिन, ये एडापेलिन के ब्रांड हो गए। टॉपिकल के इन ब्रांड्स के अलावा एजेलिक एसिड का भी यूज किया जाता है, जिसमें कि एजीडर्मा, एजेनिक, जीबोर, एजीक्ने, और डरमैक और एक्साजेल जैसे ब्रांड यूज किए जाते हैं। कुछ फेस वॉश भी यूज किए जाते हैं, जिनमें कि मुख्यतः सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि ब्रिलेर, रेजुनो, रेजुग्लो, प्लम, और इसके अलावा कुछ सोप कंटेनिंग, जिनमें कि एजेलिक एसिड, जिंक, सल्फर और सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, उनमें बहुत सारे सोप्स भी यूज किए जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो टॉपिकल ट्रीटमेंट में जेल यूज करते हैं, एजेलिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं। जो ये ट्रीटमेंट होता है, ये क्रीम्स या टॉपिकल ऑइंटमेंट्स या एंटीबायोटिक्स का उपयोग डायरेक्टली बगैर डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। स्पेशली कई लोग जो एंटीबायोटिक्स की, जैसे कि क्लिंडामाइसिन ऑइंटमेंट है, इनका डायरेक्टली उपयोग करने लगते हैं, तो कई बार सही तरीके से यूज ना करने से ये रेजिस्टेंस डेवलप करने लगता है। और स्पेशली जो रेटिनॉइड्स या एडापेलिन टॉपिकल जेल हैं, इनका उपयोग करने से भी कई बार सही डोज में यूज ना करने से कई बार ये साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी स्किन को इरिटेशन पहुंचा सकते हैं, होंठ फट सकते हैं, और आपके स्किन भी फट जाती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डार्कनिंग स्किन हो जाती है, रेड हो सकती है। इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हुए ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब टॉपिकल ट्रीटमेंट के बाद आता है ओरल ट्रीटमेंट, जो कि नेक्स्ट स्टेप में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन। ओरल रेटिनॉइड्स में भी आते हैं, जिसमें कि आइसोट्रेटिनोइन, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। उसके बाद अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तो उसके कारण जो इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है, जैसे ओसीपीएस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। या ओरल ट्रीटमेंट का देखा जाए अगर, तो जो पैटर्न होता है स्पेशली एंटीबायोटिक्स का, वो डिफरेंट होता है। यानी कि जैसे कि फिजिशियन आपको 7 to 10 डेज तक का जो नॉर्मली ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये ट्रीटमेंट का पैटर्न उन ट्रीटमेंट से थोड़ा अलग होता है। यानी कि इसमें एंटीबायोटिक्स जो यूज की जाती हैं, वो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म भी चलाई जाती हैं, या बीच में गैप करके पेशेंट को ऑब्जर्व करते हुए ये इसको उपयोग किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात है जो सावधानी रखने लायक है, आइसोट्रेटिनोइन, जो कि कैटेगरी एक्स की ड्रग है, यानी कि प्रेगनेंसी की कैटेगरी में अगर बात की जाए तो ये टेरेटोजेनिक है, यानी कि ये मेडिसिन से कोई चांस नहीं बचता, ये प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। इसलिए कभी भी जो महिलाएं अर्ली प्रेगनेंसी मतलब प्लान करना चाहती हैं, बहुत जल्दी करना चाहती हैं, विद इन 6 मंथ, और ये ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं, तो वो बगैर डॉक्टर की सलाह से इसको शुरू ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो हम बात करते हैं प्रोसीजरल ट्रीटमेंट, यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी जिनमें कि दवाइयों की आवश्यकता नहीं है या सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोसीजरल ट्रीटमेंट के? तो टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्ने, टू गेट फास्टर रिजल्ट, टू सपोर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये इसके कुछ होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से ये प्रोसीजरल ट्रीटमेंट लिया जाता है।
यानी कि अगर किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए, अगर फैमिली में या परिवार में किसी भी तरह का कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो उस कंडीशन में फास्ट रिकवरी के लिए, दूसरा मेडिकल का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए और उसका रिजल्ट जल्दी लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई बार एक्ने के कॉम्प्लिकेशन और सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए और उसको सप्रेस करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रोसीजरल ट्रीटमेंट में जो चीजें यूज में लाई जाती हैं उसमें है कॉमेडोन एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं उनको क्लिनिक में ही डॉक्टर निकाल देते हैं, क्लिनिक से ही उसको धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं और वो जो धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, उनको कम कर देते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल पील्स होते हैं, लाइट एंड लेजर होता है, तो ये पिंपल की इंटेंसिटी को रिड्यूस करके इसमें पिंपल्स के कारण जो रेडनेस या ब्लैक स्पॉट या व्हाइट स्पॉट है उन्हें रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट हैं जिन्हें कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करना है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग जल्दी किया जाता है। अब एक्ने स्कार्स स्पॉट जो होते हैं, यानी कि जो पिंपल्स की वजह से जो स्कार स्पॉट बन जाते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट लिया जाता है, जैसे कि CO2 लेजर ट्रीटमेंट, MNRF यानी कि माइक्रो निडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी पील्स। तो ये जो प्रोसीजर्स होती हैं वो प्रोसीजर ट्रीटमेंट में आते हैं। अब ग्रेड वाइज अगर ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसकी हम बात करें, तो ग्रेड 1 में कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन, फिर है टॉपिकल रेटिनॉइड्स या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में फेस वॉश भी दिया जा सकता है। ग्रेड 2 में क्या होगा, कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन विद टॉपिकल मेडिसिन विद शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स, और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आइसोट्रेटिनोइन की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर कोई हार्मोनल फैक्टर्स है तो हार्मोनल मेडिसिन की जरूरत भी पड़ती है। अब यहाँ पर ये होती है बात की बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट लेने के बाद ये रिकरेंस होता है, तो बहुत से लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन एक्ने का ट्रीटमेंट 6 मंथ से लेकर 9 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर तक भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ही पेशेंस रखने की जरूरत है, डॉक्टर से प्रॉपर टच में रहने की जरूरत है और डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। तो ट्रीटमेंट के द्वारा 80 to 85% चांसेस होते हैं कि एक्ने दोबारा नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो सारी जानकारी हमने देखी एक्ने के बारे में, पिंपल्स के बारे में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।